अब अपना अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जैसे उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो अमेरिका की जो संसद है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस उसको बोलते हैं, उसमें 2 सदन होते हैं। एक तो होता है प्रतिनिधि सभा और दूसरा कौन सा होता है, सीनेट। तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है वो सीनेट का पदेन सभापति होता है। उसी तरीके से अपने यहाँ जो है उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। लेकिन अपने उपराष्ट्रपति में और जो अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति का पद है उसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति के कुछ दुर्घटना हो जाती है या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति किसी को बनाया जाता है तो वह शेष अवधि के लिए वही राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और उसके बाद में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो अगले 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद यूएसए का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है, ठीक है। किंतु अमेरिका का राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल को पूरा करता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक ही रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है, ठीक है। इसमें 52 से लेकर के 62 तक हम राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं आर्टिकल। अब हम पढ़ रहे हैं 63 से आगे, ठीक है। तो 63 में क्या लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका क्या मतलब है, मतलब भारत का उपराष्ट्रपति हमेशा होगा, ये जो पद है वो कभी खाली नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चूंकि उपराष्ट्रपति का पद जो अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है वह सीनेट का पदेन सभापति होता है, उसी तरीके से भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आर्टिकल 65 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है उस समय जो है राष्ट्रपति के कार्य जो है उन कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये वहां पर कार्य करेगा। 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है अनुपस्थिति और एक होती है रिक्ति, ठीक है। एक तो होती है अनुपस्थिति और एक होता है पद रिक्त होना। एक तो होता है अनुपस्थित होना और दूसरा होता है पद का रिक्त होना, ठीक है। अनुपस्थित होने पर तो जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन पद रिक्त होता है, पद रिक्त किस तरीके से होता है कि उसकी मृत्यु हो जाए या फिर उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए या फिर जो है वो खुद त्याग पत्र दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्त की स्थिति में जो है अगले 6 माह के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। और अनुपस्थिति की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, आर्टिकल 65। उसके बाद में आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्तें और निर्वाचन, ठीक है। तो योग्यताएं कौन सी योग्यताएं, वो सेम योग्यताएं जो कौन सी है, राष्ट्रपति वाली। अंतर क्या है कि वहां पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य चुनने के योग्य होना चाहिए। बाकी सेम है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु जो है 35 वर्ष पूर्ण की होनी चाहिए और लाभ का पद नहीं ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही शर्तें भी सेम है कि भाई किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से। और निर्वाचन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लगभग सेम है, ठीक है। दोनों की पद्धति सेम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत के द्वारा दोनों का निर्वाचन होता है। बस अंतर यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और यहाँ पर जो है मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 66 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, शर्तें और उनका निर्वाचन, ठीक है। अब आगे बात करें निर्वाचक मंडल की, तो मैंने आपको बता दिया कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, भले ही वो मनोनीत हों भले ही निर्वाचित हों, वो भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निर्वाचन पद्धति की अगर हम बात करें तो निर्वाचन पद्धति जो राष्ट्रपति की है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, वो सेम यहाँ पर है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा,
वही 50% प्लस 1 वोट चाहिए इनको न्यूनतम कोटा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये सेम है। उसके बाद आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, कार्यकाल दिया है उपराष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है शपथ ग्रहण से, ठीक है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। जो कारण है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का, लेकिन जो राष्ट्रपति के को पद से हटाने का जो कारण है वो संविधान में उल्लेखित किया गया है, और वो क्या है, संविधान का अतिक्रमण करना या संविधान का उल्लंघन करना। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। तो ये बातें आपको दोनों ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल कहाँ से शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा से। लेकिन जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तब हमने देखा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा से जो है शुरुआत करनी होगी। और दूसरा कारण जो है उल्लेख नहीं किया गया संविधान में, ये सेम है, 14 दिन का पूरा नोटिस देना पड़ेगा। निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन था, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें भी 14 दिन का नोटिस देना पड़ रहा था, और यहाँ भी जो है 14 दिन का नोटिस है, ये सेम है। उसके बाद चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, ठीक है, किंतु वह कार्रवाई में भाग ले सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। यह सेम बात राष्ट्रपति के लिए थी। अगर उसको हटाने का प्रक्रिया के दौरान वो क्या कर सकता है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं भाग ले सकता है, ठीक है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। मतदान क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, वो पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो क्या नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसी प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। वो केवल योग्यता रखता है लोकसभा सदस्य चुने जाने की। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चूंकि वह सदस्य नहीं होता है इसलिए जो है वो मतदान नहीं कर सकता। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह सदस्य होने, अध्यक्ष सभापति होने के नाते निर्णायक मत करता है, ठीक है, लेकिन जब उसको हटाने की प्रोसेस चल रही होती है तब वह जो है मतदान भी, निर्णायक मत भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में प्रस्ताव जो है राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के द्वारा, मतलब बहुमत, प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके पश्चात लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, राज्यसभा में तो क्या चाहिए, प्रभावी बहुमत चाहिए, लेकिन लोकसभा में क्या चाहिए, केवल साधारण बहुमत चाहिए। तो यह आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपको जो है आंसर में कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ प्रभावी बहुमत है और यहाँ पर क्या है, साधारण बहुमत है। नोट्स निकाल के रखो, नोट्स में जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वहाँ वहाँ अंडरलाइन करते हुए चलो, ठीक है। तो उसके बाद में आर्टिकल 68 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे पूरा होने वाला हो उससे पहले अगले उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु के कारण या पद त्याग के कारण रिक्त हो जाए तो उसके समय में यथाशीघ्र, मतलब अगर पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र लिखा हुआ है, वहाँ पे 6 माह की बाध्यता नहीं है। जबकि राष्ट्रपति का जो केस है उसके अंदर 6 माह की बाध्यता है। अगर वहाँ पद रिक्त हो जाता है तो अगले 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए अगले राष्ट्रपति का। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि 6 माह की बाध्यता नहीं है उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। ये आपको डिफरेंस, दोनों में अंतर करते हुए चलोगे, याद करोगे तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आपके लिए याद रहेंगी, ठीक है। अब है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन सी शपथ दिलाता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है आर्टिकल 69 के तहत। अब वे उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है, जो आगे चल के क्या बने हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो इनको तो आप जानते हो, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन, ठीक है। ये सब हमने पहले जब पढ़ा था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जब पढ़ा था तो इन सब के नाम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वी गिरी जो थे वो द्वितीय क्रम की जो मतगणना थी
उसमें सर्वाधिक कम अंतराल से जीतने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा के समय 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं ने भाग लिया। फिर KR नारायण कौन थे? ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद भी रहना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ है कि देखो अनुपस्थिति का और रिक्ति का तो पता चल गया, लेकिन कुछ आकस्मिक स्थितियां ऐसी होती हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, ठीक है, दोनों अनुपस्थित हैं, दोनों का पद रिक्त है, तो फिर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उसके लिए संसद प्रावधान करेगी। तो संसद ने प्रावधान किया, कब किया? 1969 में। तो संसद ने क्या प्रावधान किया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो प्रावधान क्या किया कि इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, मतलब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। कौन नाम था? M हिदायतुल्लाह, ठीक है। आपको बताया था मैंने, जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। फिर VV गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। चूंकि VV गिरी को राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है, और VV गिरी जो उपराष्ट्रपति उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आकस्मिक स्थिति होगी, आकस्मिक स्थिति होगी तो अब पद का कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो संसद ने प्रावधान कर रखा था 1969 में कि ऐसी सिचुएशन में जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन किसने किया? M हिदायतुल्लाह ने। M हिदायतुल्लाह क्या थे? उच्चतम न्यायालय के CJI, ठीक है। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो तो ऐसी सिचुएशन में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद CJI, उसके बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 मैंने आपको पहले बता दिया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चुनावों के संबंधित विवाद हैं, ठीक है, उनकी सुनवाई केवल और केवल कहाँ पर होगी? उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। केवल और केवल कहाँ पर होगी? उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम जो भी उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है वो हम आर्टिकल देख चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 63 में क्या है? आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा, ठीक है। आर्टिकल 65 में क्या है कि अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति के योग्यताएं, शर्तें और क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 67 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उसको हटाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 67, ठीक है। आर्टिकल 68 में क्या है? अगले उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, निर्वाचन है, वो कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। फिर आर्टिकल 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है। आर्टिकल 70 में क्या है? आर्टिकल 70 में क्या है कि आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसके लिए प्रावधान कौन करेगी? संसद करेगी, और संसद ने प्रावधान किया है। संसद ने 1969 में क्या प्रावधान किया है कि अगर दोनों नहीं है तो फिर CJI जो क्या करेगा? इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फिर है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी विवाद है निर्वाचन से संबंधित वो सब कहाँ सुने जाएंगे? उच्चतम न्यायालय में सुने जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करें भारत का और अमेरिका का उपराष्ट्रपति, उसकी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, ठीक है। तो क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर रहता है, ठीक है। अगर अमेरिका में राष्ट्रपति को किसी भी कारण से, मान लो उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसका पद रिक्त हो गया किसी भी कारण से, त्याग पत्र दे दिया है, महाभियोग से उसको हटा दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो उपराष्ट्रपति होता है उसी को शेष कार्यकाल के लिए क्या बना दिया जाता है? राष्ट्रपति बना दिया जाता है, ठीक है। ये अमेरिका में ऐसा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो कार्यकाल शेष अवधि तक उस पद पर नहीं रहता है, वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस पद पर रहता है, ठीक है, नए राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करने तक। और अगले राष्ट्रपति का चुनाव जो है 6 माह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे महत्वपूर्ण देखेंगे अपन। आपको ध्यान रखना, जैसे डॉक्टर S राधाकृष्णन है,
ठीक है, ये 2 बार लगातार क्या रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है, निर्विरोध। और ऐसे ही अपने जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। और ये कौन से राष्ट्रपति हैं जो आगे, कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चल करके राष्ट्रपति बने, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये उपराष्ट्रपति थे, बाद में क्या बन गए थे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद वीवी गिरी, वीवी गिरी भी पहले उपराष्ट्रपति थे, तो उसके बाद में क्या बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और सेकंड द्वितीय चक्कर की मतगणना में सबसे कम अंतराल से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन बने, वीवी गिरी, ठीक है। उनके बाद जीएस पाठक बने, बीडी जत्ती बने, ठीक है। बीडी जत्ती ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और ये वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने कृषि मंत्री को शपथ दिलाई, ठीक है। उसके बाद एम हिदायतुल्लाह, अभी हम इसकी बातें कर रहे थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 70 कि वह आकस्मिक स्थितियों में निर्वहन कौन करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर दोनों ही नहीं है तो सीजीआई या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा, वो नहीं है तो एम हिदायतुल्लाह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है और ये क्या रहे थे, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है, जो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति भी रहा, राष्ट्रपति भी रहा और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा है, ठीक है। तो एम हिदायतुल्लाह। फिर आर वेंकट रमन है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये उपराष्ट्रपति भी रहे, बाद में चल करके राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसे लोगों का आपको ध्यान रखना है। जैसे के आर नारायणन है, ये क्या रहे, पहले उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद में क्या बन गए, राष्ट्रपति, जो कि प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। कृष्णकांत है, उनके बाद बने BS शेखावत। मोहम्मद अंसारी लगातार 2 बार, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से 2 उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। तो एक तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है और दूसरे मोहम्मद अंसारी हैं, ठीक है। उसके बाद में वेंकैया नायडू बने और उसके बाद जगदीप धनखड़, ठीक है। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति कंप्लीट, ठीक है। तो अब अपना अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के बाद हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री में सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। तो आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ऑप्शन में निर्वाचित भी आएगा, चयनित भी आएगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो लेकिन संविधान में जो है स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया का, ठीक है। तो संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है, ठीक है। यह केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता ये भी है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के पास जो है कुछ सब विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, जिनके कारण वो क्या करता है, उन स्थितियों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी खुद की समझ से, अपने विवेक से, ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त करना है, किसको आमंत्रित करना है, ऐसा डिसीजन ले सकता है। तो ऐसा डिसीजन, ऐसी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। जैसे पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि अगर क्योंकि अपने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो किसी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे उसको राष्ट्र प्रधानमंत्री पद के लिए जो है आमंत्रित कर सकता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, अगर किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, ठीक है। जैसे 1977 में मोरारजी देसाई के बाद जो है चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। दूसरा है कि राष्ट्र जो प्रधानमंत्री है उसकी अचानक मृत्यु हो जाए, ठीक है, और
उसका जो स्पष्ट उत्तराधिकारी कोई नहीं हो, उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर किसी दल में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन समान प्रभाव रखते हैं, ठीक है, समान प्रभाव के जो दो नेता हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है, दो लोग हैं, तो उस समय भी राष्ट्रपति की यह विवेकाधीन शक्ति है कि वो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, राष्ट्रपति स्वतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आर्टिकल 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसकी सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन में वो क्या है, स्वतंत्र है। जैसे सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा, ठीक है साहब। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें वो विवेक की स्वतंत्रता के साथ प्रयोग करके उसको किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। जैसे यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, ठीक है, तो वो सबसे बड़े दल को या अथवा किसी भी दल को जो है उसको आमंत्रित कर सकता है। उसके बाद जैसे विवेक स्वतंत्र का प्रयोग पहली बार 1979 में किया गया था, जब नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के खिलाफ किसको बनाया गया था, चरण सिंह को क्या बनाया था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। अब आगे, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, ये सिचुएशन भी है। तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उसके बाद तीसरी सिचुएशन मैंने आपको बता दी थी, अगर किसी दल में दो नेता समान रूप से प्रभावशाली हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, राष्ट्रपति स्वतंत्र है किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा कि भाई जरूरी नहीं है कि आप किसी को प्रधानमंत्री बनाओ और उसको जो है बहुमत सिद्ध करना पड़े, पहले बहुमत सिद्ध करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि आप किसी व्यक्ति को पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर दो, फिर उसको एक मौका दो, ठीक है, बहुमत सिद्ध करने का, ठीक है। 1 माह का अवसर दिया जाता है, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और विश्वास प्रस्ताव में अगर वो बहुमत सिद्ध कर देता है, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री पद को कंटिन्यू करेगा। अगर वो विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। जैसे चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो निर्णय दिया गया था, 1980 में दिया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया था, ठीक है। तो बिना बहुमत सिद्ध किए हुए भी क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको एक यथोचित समय, मतलब एक उचित समय दिया जाएगा कि वो अपना बहुमत सिद्ध कर सके। उदाहरण के लिए चौधरी चरण सिंह है, वीपी सिंह है, चंद्रशेखर है, पीवी नरसिम्हा राव है, अटल बिहारी वाजपेयी है, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल जो है, इनको पहले ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया और बाद में जो है इनको मौका दिया गया बहुमत सिद्ध करने का। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1997 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि भाई आप जो है किसी जो एक व्यक्ति है उसको किसी सदन का सदस्य ना हो और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करना है तो उसको 6 माह का अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हो, अगर वह, लेकिन शर्त क्या है, उसको अगले 6 माह के अंदर अंदर जो है किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बन पाता है तो उसको जो है पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो संसद के सदस्य नहीं थे, ठीक है, बाद में लोकसभा के सदस्य बन गए, ऐसे एच डी देवगौड़ा थे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, वहाँ पे 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो ब्रिटेन में ये जरूरी है, ये अनिवार्य है कि जो प्रधानमंत्री है वो हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से प्रधानमंत्री हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। जैसे एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, ये राज्यसभा से, देवगौड़ा भी, मनमोहन सिंह, ये क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ कॉमन से ही होना चाहिए, ठीक है।
अब आगे है प्रधानमंत्री की शपथ। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। चूंकि प्रधानमंत्री क्या होता है? एक सांसद होता है, एक सांसद होता है, वही जाके प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो सांसद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को किसकी शपथ दिलाते हैं? पद और गोपनीयता की। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बस इतना याद रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में? तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 75(2). ठीक है, और दूसरा ये याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री है उसका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता, वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ठीक है, क्योंकि वैसे उसका कार्यकाल नॉर्मल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहना पड़ता है। लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है। राष्ट्रपति उसको तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसको जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जब उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ यह नहीं है कि कभी भी हटा सकता है। जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा में अपना विश्वास बहुमत खो देने पर वह अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति उसको जो है बर्खास्त कर देगा। इसके अलावा जो सामान्यतः अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कहाँ तक होता है? पद ग्रहण से लेकर के जो नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसकी पहली बैठक तक। ठीक है, जैसे नई मंत्रिपरिषद का गठन तक जो है अपने पद पर रहता है कौन? प्रधानमंत्री। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करें प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। और जो एक सांसद को जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वही किसको प्राप्त होते हैं? प्रधानमंत्री को। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है कौन? प्रधानमंत्री। अब आगे देखिए प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। अब प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां हमने 3 तरीके से पढ़ी थी। एक तो मंत्री परिषद से संबंधित कार्य, ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति से संबंधित कार्य, ठीक है, और तीसरा सदन से संबंधित, संसद से संबंधित कार्य। ये तीनों कार्य हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो पहला तो वह क्या करता है? मंत्रियों की मंत्री पद के लिए अपने जो सदस्य हैं उनकी सिफारिश करता है। किसको? राष्ट्रपति को। भाई इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, या इस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए, इस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करता है? सिफारिश करता है अपने मंत्रिमंडल के लिए। किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद के लिए नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, इसके अलावा वह क्या करता है? मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। ठीक है, और क्या करता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, या फिर उसको अगर वो त्यागपत्र नहीं दे रहा है तो राष्ट्रपति को परामर्श देगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि इसको क्या कर दिया जाए? बर्खास्त कर दिया जाए। क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मंत्रियों को कभी भी बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, उनमें समन्वय करना, उनको दिशा निर्देश देना कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, वह पद को त्यागपत्र दे करके अगर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, 2 तरह की सिचुएशन होती है। एक तो मंत्रिपरिषद में होता है पीएम और एक होता है मंत्री। ठीक है, अब ये अगर पीएम अपना त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? बर्खास्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? बर्खास्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देता है या फिर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसकी जगह जो रिक्ति होगी, एक सीट खाली होगी, उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अगर पीएम त्यागपत्र देता है या बर्खास्त किया जाता है तो मंत्रिपरिषद जो है वो समाप्त कर दी जाएगी, नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगर वो त्यागपत्र देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है।
ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र होने पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है। अब है राष्ट्रपति के संबंध में कार्य। राष्ट्रपति के संबंध में कार्य कहाँ लिखे हुए हैं? आर्टिकल 78 में। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। पहला कार्य तो क्या है कि भाई वो जो भी सूचना है संघ के कार्यपालिका और विधायिका के जो निर्णय है वो राष्ट्रपति को सूचित करे, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति अगर कार्यपालिका और विधायिका के संबंधित को सूचना मांगे, ठीक है, तो उसको सूचना उपलब्ध करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। ये क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य यह है कि अगर किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय किया है और मंत्रिपरिषद उस पर जो है निर्णय नहीं ले रही है, तो राष्ट्रपति अगर उसको बोलता है मंत्रिपरिषद को कि भाई इस पर जो है विचार विमर्श किया जाए, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उस पर विचार विमर्श करे, ठीक है। तो उसके बाद में वह राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए परामर्श देता है। किस किस की नियुक्ति के लिए परामर्श देता है? भारत के महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के लिए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य, ठीक है। उसके बाद में संसद के संबंध में, ये हमने क्या देखा है? राष्ट्रपति के संबंध में कार्य देखे हैं। अब हम बात कर रहे हैं संसद के संबंध में। संसद के संबंध में क्या क्या कार्य हैं? प्रधानमंत्री के, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? भाई लोकसभा में वो नेता रहता है लोकसभा का। वैसे तो प्रधानमंत्री जिस सदन से आता है वो उस सदन का नेता होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है, दोनों सदनों से हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? केवल लोकसभा से वो नेता होता है, ठीक है। लोकसभा से आता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री एक तो निचले सदन का नेता होता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, देखो संसद के सत्र और सत्रावसान कौन करता है? सत्राहुत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अब जो राष्ट्रपति की जो शक्ति पड़ी थी उसमें एक बात इन्होंने क्या जोड़ दी कि प्रधानमंत्री के परामर्श पे वो क्या करता है? राष्ट्रपति सत्राहुत और सत्रावसान करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है कि ठीक है लोकसभा को विघटित कर दिया जाए, नए सिरे से चुनाव करवाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिफारिश कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, ठीक है। अन्य शक्तियों की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्य परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का कौन होता है? अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। सरकार की जितनी भी घोषणाएं होती हैं या सरकार चुनाव के दौरान रैलियां करना, सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री आपातकाल, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख करता है, ठीक है। उसके बाद देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्गों के लिए लोगों से मिलता है और समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और सैन्य प्रमुख कौन होता है? अपने तीनों सेनाओं का सैन्य प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? अपने प्रधानमंत्री, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में कहा था कि यदि हमारे संविधान में किसी शासन अधिकारी की तुलना, अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। और अमेरिका में जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। और उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से। इसने किसने बोला था? अंबेडकर ने बोला था कि अगर किसी की तुलना करनी है अमेरिका के राष्ट्रपति से, राष्ट्राध्यक्ष से, तो अपने राष्ट्रपति से नहीं, हमारे प्रधानमंत्री से तुलना की जाएगी, ठीक है। तो यदि हमारे संविधान में किसी शासन अधिकारी की तुलना अमेरिका के अध्यक्ष से की जा सकती है तो वह कौन है? प्रधानमंत्री। ऐसा को किसने कहा था? अंबेडकर ने। यह आपके जो है कथनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की भूमिका की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मार्ले क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री समान के बीच प्रथम है, मतलब समकक्षों के बीच में प्रथम है, ठीक है।
सभी लोग सांसद हैं, फिर सांसद से क्या बने, मंत्री बने। अब सभी लोग क्या है, मंत्री हैं, लेकिन उनमें एक मंत्री प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री। तो ये क्या है, समकक्षों में प्रथम है, ठीक है। कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रशस्तर के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ऐसा कथन आपसे पूछा जा सकता है। और यह किसने कहा था, लॉर्ड मार्ले ने। उसके बाद में वे कहते हैं कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश का सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद में सर विलियम बर्नर हाईकोर्ट कहते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा बताया है। किसने बताया है, सर विलियम बर्नर ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जेनिंग्स कहते हैं कि वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे प्रमुख आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं, ठीक है। HR ग्रीफ सरकार देश की प्रमुख है और वह सरकार का प्रमुख है। HR ग्रीफ्स कहते हैं कि सरकार जो है वो देश की प्रमुख है और प्रधानमंत्री उस सरकार का प्रमुख है, ठीक है। तो ये कथन आपको ध्यान रखने हैं। मुनरो कहता है कि वह कौन, प्रधानमंत्री, वह राज्य, राज्य मतलब देश, देश राज्य से तात्पर्य है देश से, देश की नौका का क्या है, कप्तान है। और रेमजे म्योर कहते हैं कि राज्य के जहाज का मल्लाह कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ विशेष तथ्य, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे प्रधानमंत्री से जो फैक्चुअल जानकारी, फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। किस किस की, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, विदेश में, कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, ठीक है। पहले जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, फिर से इनको बनाया गया, ठीक है। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, 2 बार बने थे, गुलजारी लाल नंदा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1975 तक, 1977 तक जो है कांग्रेस ही कंटिन्यू जीत रही थी और कंटिन्यू जीत कर आ रही थी, लेकिन 1975 में आपातकाल के दौरान 1977 में कांग्रेस जो है चुनाव हार गई क्योंकि जनता का आक्रोश था। और पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति जो कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी था, वो कौन बना, प्रधानमंत्री बना। कौन थे वो, मोरारजी देसाई, ठीक है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया। ये बात मैंने आपको बताई थी कि मोरारजी देसाई विवादों के कारण चलते हुए उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद चरण सिंह चौधरी को क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इनको जो है 1 माह के बाद विश्वास प्रस्ताव पारित करना था, विश्वास दिखाना था कि भाई मेरे पास बहुमत है 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। इसको सपोर्ट किसने किया, इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन जैसे ही ये विश्वास प्रस्ताव पारित करने वाले थे उस समय जो है इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और ठीक है, और इनके पास बहुमत नहीं था, तो ये जो है इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी ध्यान रखना है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के, कितने साल के, 40 साल के, ठीक है, क्या थे, प्रधानमंत्री बने। सबसे कम उम्र में कौन बने, राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में कौन बने, मोरारजी देसाई, 81 साल की उम्र में, ठीक है, 81 ईयर ओल्ड, ठीक है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, केवल 13 दिन तक, ठीक है। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ये क्या थी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि राजकुमारी अमृत कौर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। ये शायद एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दिया था, ये पहले मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है,
विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है ये। उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति कौन है? प्रधानमंत्री है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, पश्चिम बंगाल के कुलाधिपति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति कौन है? प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का और नरेंद्र मोदी का। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल सबसे पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी है, उसके बाद कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कि 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। उसके बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में जगजीवन का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, जबकि HR खन्ना का कार्यकाल सबसे कम रहा है कैबिनेट मंत्री के रूप में, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मंत्री, जब हम मंत्री परिषद हमने पढ़ा था, केंद्रीय मंत्री परिषद, तो मैंने बताया था कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, ठीक है। ये जब इसके बाद हम केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में जगजीवन का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, ठीक है। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था? HR खन्ना का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। भारतीय, और ये बात भी ध्यान रखने की, भारतीय संविधान के केवल 3 अनुच्छेद हैं, 74, 75 और 78। इनमें किसका वर्णन किया गया है? प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, केवल 3 आर्टिकल में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। 74, 75, 74 में तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और 75 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। उसके बाद में मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति BD जत्ती ने शपथ दिलाई थी, ठीक है। ये मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया गया? BD जत्ती को। BD जत्ती पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और ये ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने किसी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को शपथ किसने दिलाई थी? कार्यवाहक राष्ट्रपति ने। किसको, क्या नाम था उनका? BD जत्ती। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब जो है राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है? राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है? ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में, उसके बाद HD देवगौड़ा 1996 में, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, और मनमोहन सिंह 2004 और 2009। ये क्या थे? राज्यसभा से क्या थे? प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सदस्य थे ये चारों, और बाद में क्या बने? प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद भारत रत्न प्राप्त करता प्रधानमंत्री कौन कौन है? सबसे पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा। देखो ये कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में, चरण सिंह 2024 में, और PV नरसिम्हा राव 2024 में। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले, ठीक है, ये तो शुरुआत वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट है जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है 2024 में, चौधरी चरण सिंह को और PV नरसिम्हा राव को, ये दोनों तो आपको जो है ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न तथा निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, उससे प्राप्त हुआ है मोरारजी देसाई को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निशाने पाकिस्तान, ये पूछा जा सकता है आपसे कि निशाने पाकिस्तान से सम्मानित प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? मोरारजी देसाई। और इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद है वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं।
ठीक है। कौन कौन है? मोरारजी देसाई, ये बम्बई राज्य के थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के थे। वीपी सिंह ये भी यूपी के थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक और नरेंद्र मोदी गुजरात के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री हमने देख लिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। उसके बाद विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया था कि भाई उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि आप जो है किसी व्यक्ति को पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर दो और फिर उसको मौका दो बहुमत सिद्ध करने का। आप पहले ये मत कहो कि कहीं भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है प्रधानमंत्री को पहले बहुमत सिद्ध करना पड़े। ठीक है, तो एक बार आप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दो, उसके बाद वो बहुमत सिद्ध करेगा, 1 माह का टाइम दो उसको, तो वो क्या लेके आएगा? विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है? सरकार के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। अगर ये विश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव जो है ये पारित नहीं हो पाता है, तो फिर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रस्ताव का प्रावधान लोकसभा प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। ठीक है, पहली बात। विश्वास प्रस्ताव का प्रारंभ भारतीय संसदीय परंपरा की देन है। विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है, तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, चरण सिंह, अब ये जो है फैक्ट है और ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आजकल जो है आरपीएससी ऐसे ही फैक्ट पूछ रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चौधरी चरण सिंह पहले प्रधानमंत्री हैं जो 6ठी लोकसभा में पहले विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन चर्चा से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ गया। क्यों देना पड़ गया? मैंने आपको बताया था, इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट जो है वापस ले लिया था। ठीक है, और इनके पास बहुमत नहीं रहा था, तो सबसे पहले कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। वो क्या लेके आए थे? विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन पारित नहीं हो पाया। ठीक है, चर्चा से पहले उनको क्या देना पड़ गया? त्यागपत्र देना पड़ गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद वीपी सिंह लेकर के आए थे। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल ही नहीं कर पाए थे। इन्होंने तो चर्चा से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जैसे सपोर्ट वापस लिया, इनको समझ में आ गया कि अब मेरे पास बहुमत नहीं है, तो ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, अपने को तो त्यागपत्र दे दो सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद वीपी सिंह थे, ये लेकर तो आए थे विश्वास मत, लेकिन जो है ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद में एचडी देवगौड़ा, ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। पहले कौन थे? वीपी सिंह। ठीक है, और ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो चर्चा से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था? विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे 6ठी लोकसभा में, लेकिन पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, वो थे चौधरी चरण सिंह। फिर वीपी सिंह 9वीं लोकसभा में लेकर के आए विश्वास प्रस्ताव, लेकिन वो विश्वास मत जो है हासिल ही नहीं कर पाए। उसके बाद एचडी देवगौड़ा, ठीक है, ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तीसरे प्रधानमंत्री बने जो है विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, 12वीं लोकसभा में। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं, उनके बारे में विशेष बात क्या है। ठीक है, ये देखने का उद्देश्य अपना एक ये भी है कि आपसे क्रम से पूछा जाता है कि व्यवस्थित करो जो प्रधानमंत्री के नाम है उनको, पहले कौन प्रधानमंत्री था, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो उसके अनुसार आपको अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करवा सकता है, इसलिए इस सारणी को देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही है। ठीक है, उसके बाद जैसे इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, 2 बार बनाया गया था, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, यह ध्यान रखना है, और लगातार 2 बार गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था अब तक। ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, और इनकी विदेश में रहते हुए मृत्यु हुई थी ताशकंद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर उसके बाद जब इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई ताशकंद में, उसके बाद वापस गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, ये दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद बने इंदिरा गांधी, ये भी कांग्रेस पार्टी से थी। इन्होंने क्या क्या किया? एक तो ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1974 में इन्होंने प्रथम परमाणु परीक्षण किया,
और सबसे इम्पोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बने मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी से थे, पहली बार गैर कांग्रेसी। अब सब इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे वो सारे क्या थे, कांग्रेस पार्टी से थे। पहली बार कौन बना है, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से, मतलब ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये तो एक तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए। दूसरी बात, इनको वो निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनको त्यागपत्र देना पड़ा, ठीक है, कुछ विवादों के कारण। फिर इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है 44वें संविधान संशोधन से, जिन्होंने अपने संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ था, प्रधान मोरारजी देसाई के समय, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये भी जनता पार्टी से थे, ये क्या है, दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। उसके बाद में इंदिरा गांधी वापस बनी, ठीक है, ये कांग्रेस आई से, ये अलग पार्टी बना ली इन्होंने, कांग्रेस आई। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और कार्यकाल के दौरान जो है इनकी हत्या कर दी गई, किसकी, इंदिरा गांधी की। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद किसको बनाया गया प्रधानमंत्री, राजीव गांधी को, ठीक है, ये भी कांग्रेस आई से थे। इन्होंने सूचना क्रांति के जनक कहा जाता है और 52वां और 61वां संविधान संशोधन के लिए ये जो है इनको याद किया जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह, इन्हीं की बात हम कर रहे थे, जो विश्वास मत लेके आए थे लेकिन जो है विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, पहले प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और अपना जो है पद छोड़ना पड़ा, कौन थे, वीपी सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर जो है जनता दल से थे, ठीक है, जनता दल से थे और इनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए युवा तुर्क के नाम से किसको जाना जाता है, तो चंद्रशेखर, ये क्या रहे थे, अपने प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, फिर पीवी नरसिम्हा राव जो है कांग्रेस आई से थे। इन्होंने 73वां और 74वां संविधान संशोधन और पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है, ये अपनी विदेश नीति है, पूर्व की ओर देखो, ठीक है, लुक ईस्ट, तो ये इनके समय पे आई थी। और दूसरा 73वां और संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित, वो किसके समय पे हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव के समय, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, ये भाजपा से थे, ठीक है, सबसे छोटी अवधि के लिए 13 दिन के लिए, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी का। उसके बाद HD देवगौड़ा बने, ये जनता दल से थे। फिर इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, ये भी जनता दल से थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये किससे थे, भाजपा से, इनका दूसरा कार्यकाल है ये, ठीक है। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया, इससे पहले कोई अपना कार्यकाल जो है पूरा नहीं कर पाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, ठीक है, ये कांग्रेस के थे। भारत में उदारीकरण के जनक कहा जाता है इनको, 1991 में LPG सुधार हुए थे, ठीक है, उनका जनक किसको कहा जाता है, मनमोहन सिंह को। उसके बाद बने नरेंद्र मोदी, भाजपा के, ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल, पहला कार्यकाल तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा कर लिया था, उसके बाद गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं और तीसरी बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे उप प्रधानमंत्री की, ठीक है, प्रधानमंत्री हमने देख लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं उप प्रधानमंत्री की। क्योंकि जब मैंने आपको मंत्रिपरिषद पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद की जो संरचना है वो क्या होती है, उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको संसदीय सचिव के बारे में बताया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको उप प्रधानमंत्री के बारे में भी बताया था और ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखेंगे, इस टॉपिक के बाद जो है अपन मंत्रिपरिषद ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले डिटेल से करवा रखा है तो ऐसे मैंने रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो उप प्रधानमंत्री का जो पद है वैसे तो उसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या होता है कि भाई जो साथ में सत्ताधारी होता है, दल का जो नेता होता है, वो अपने साथ वालों को खुश करने के लिए किसी को उप प्रधानमंत्री बना देता है, ठीक है, तो वो खुश होने के लिए। बाकी इसका जो है संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख तो कहीं पर नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण सत्तारूढ़ दल जो है अपने संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद है, ठीक है, संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अब तक जो है 18वीं लोकसभा तक, कौन सी लोकसभा तक,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक 18वीं लोकसभा तक केवल 7 बार सृजन किया गया है। कितनी बार? 7 बार। यह आपको ध्यान रखना है कि 7 बार उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया जा चुका है, लेकिन मंत्री 8 व्यक्तियों को बनाया गया है। कितने व्यक्तियों को? 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। सबसे पहले 1979 में मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। ठीक है, कौन कौन थे? चौधरी चरण सिंह, ये वरिष्ठ थे, और जगजीवन राम, ये क्या थे? कनिष्ठ थे। ठीक है, 2 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया था। किसने? मोरारजी देसाई ने 1979 में। यह आपको ध्यान रखना, पहली बार किसी ने उप प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री जिसको बनाया जाता है वो भी सांसद ही होता है। ठीक है, और मंत्री जो बनता है वो भी सांसद होता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री बनता है वो भी क्या होता है? सांसद ही होता है। ठीक है, तो संवैधानिक दृष्टि से तो उप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है? अपने उप प्रधानमंत्री आता है। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु या अन्य परिस्थितियों में उसका कार्यग्रहण उप प्रधानमंत्री जो है उस पद का कार्यग्रहण नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से नए सिरे से नियुक्त किया जाता है। चौधरी देवीलाल 2 प्रधानमंत्रियों वीपी सिंह और चंद्रशेखर के काल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो 2 बार क्या रहा है? उप प्रधानमंत्री रहा है। उसका नाम क्या है? चौधरी देवीलाल। ठीक है, कब कब रहा है? किस किस के कार्यकाल में? वीपी सिंह के कार्यकाल में और चंद्रशेखर के कार्यकाल में क्या रहा है? ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी देवी सिंह। ठीक है, अब कुछ उप प्रधानमंत्रियों के नाम, ताकि आप सुन लो तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था उस समय पे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई के समय कौन रहा है मोरारजी देसाई किसके समय उप प्रधानमंत्री रहे? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी ने जो है मोरारजी देसाई को क्या बनाया था? उप प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया था। उसके बाद जगजीवन राम क्या रहे? कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री रहे, और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके बाद चरण सिंह, ये वरिष्ठ थे। ठीक है, ये भी किसके समय उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई के समय। उसके बाद में वाई.वी. चौहान, ये चौधरी चरण सिंह के समय उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल, ये 2 बार, ये ध्यान रखना है कि 2 बार उप प्रधानमंत्री के पद पे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री क्या थे? दोनों अलग अलग थे। पहली बार में जब ये उप प्रधानमंत्री बने तो कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और दूसरी बार कौन थे? चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर और वीपी सिंह के समय पे कौन रहते? देवीलाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? चौधरी देवीलाल। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी कब बने थे उप प्रधानमंत्री? जब प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति हमने क्या? उच्चतम न्यायालय कंप्लीट कर लिया है, राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया है, उपराष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम पहले वैसे तो पढ़ चुके हैं डिटेल से, अब इसको हम फास्ट जो है रिविजन करेंगे। जैसे आपको पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और इसके 2 प्रमुख होते हैं। इसके 2 प्रमुख होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है वास्तविक। एक तो होता है नाम मात्र का प्रमुख और एक होता है वास्तविक। जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो तो होता है राष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रमुख होता है उसका क्या नाम होता है? प्रधानमंत्री। अब ये जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्रिपरिषद का, इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, और जो राष्ट्रपति होता है जो नाम मात्र का प्रमुख है ये मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। अर्थात ये जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करता है। ठीक है, इसलिए अपन केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है इसके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी संवैधानिक स्थिति। सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति के बारे में, फिर उसके बाद में इसकी संरचना के बारे में, और उसके बाद में हम देखेंगे इसके उत्तरदायित्व। ठीक है, तो अगर संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करें तो संवैधानिक अगर स्थिति की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है
वो किया गया है आर्टिकल 74 में, 75 में, 77 में, 78 में और 88 में। ठीक है, इनके बाद इससे संबंधित जो आर्टिकल है, वैसे मंत्रिपरिषद की अगर स्पेशल बात करें तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 और 75 में ही किया गया है। लेकिन ये जो आर्टिकल है 77, 78 और 88, ये जो है मंत्रियों से संबंधित आर्टिकल है, इसलिए हम इनको भी देखेंगे। तो मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 74(1), ठीक है, आर्टिकल 74(1) में ये लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा, और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये कैसे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद आर्टिकल आता है 74(2). तो 74(2) में क्या लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद है उसने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, ठीक है, किस प्रकार से दी है, ठीक है, बोल करके दी है या लिखित में दी है या फिर किसी डिजिटल मीडिया व्हाट्सएप के द्वारा दी है, कैसे भी दी हो, ठीक है, तो उस सलाह की जांच नहीं की जा सकती है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो मंत्री जो है वो न्यायालय क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, इस लाइन का, इस आर्टिकल का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि जब हम पढ़ते हैं सामूहिक जो मंत्रिपरिषद है, जब उनके उत्तरदायित्व पढ़ते हैं तो हम ब्रिटेन से तुलना करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन में एक विधितः उत्तरदायित्व होता है। उसमें क्या होता है कि ब्रिटेन का जो राजा है वो जब भी कोई सार्वजनिक नियम लागू करता है, तो जब भी कोई घोषणा की जाती है तो उस के नीचे मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, और जैसे उसमें कुछ गलती होती है, ठीक है, या फिर कुछ अपराध हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मंत्री जिम्मेदार होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसका आधार कहाँ से तैयार होता है? आर्टिकल 74(2) से, क्योंकि इसकी जो सलाह दी गई है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा, उसकी क्या नहीं हो सकती? जांच नहीं हो सकती। ठीक है, तो 74(1) हमने देख लिया है। उसके बाद में 74(2) भी हमने देख लिया है कि न्यायालय जो है इसकी जांच नहीं कर सकता कि उसको क्या सलाह दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75(1) की। ठीक है, ये हमने प्रधानमंत्री में भी देखा था। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर या उसकी सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करता है, उन्हीं के मंत्री के रूप में नियुक्ति करता है जिनकी सलाह प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री जिसकी उनको सिफारिश करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 75(1) का, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या किया? 91वां संविधान संशोधन किया गया। तो 91वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो इसमें देखो अपने क्या है, इसमें क्या किया गया? आर्टिकल 75(1) में, ठीक है, इसमें यह किया गया कि जो मंत्रिपरिषद है उसका क्या निर्धारित किया गया? आकार। मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो निर्धारित किया गया इसके द्वारा। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद हमने पढ़ा है कि राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है। तो अगर हम बात करें केंद्र की, केंद्र और राज्य, ठीक है, तो अगर हम बात करें केंद्र की, तो केंद्र में मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम सदस्य वो कितने हो सकते हैं? लोकसभा सदस्यों का 15%। ठीक है, कितने हो सकते हैं अधिकतम? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकते हैं। ठीक है, बात करें न्यूनतम की, तो केंद्र में न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र में न्यूनतम सदस्यों का प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें राज्यों की, तो राज्यों में अगर हम अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितना होगा? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर 200 है विधानसभा में, तो 200 का 15% कितने हो गए? 30। वहीं बात करें हम राज्य में न्यूनतम सदस्यों की, ठीक है, तो न्यूनतम कितने हो जाते हैं? 12 सदस्य। ठीक है, 1 + 11, ये 1
ये एक क्या है यहाँ पे सीएम को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री सहित 12 जो है न्यूनतम सदस्य होते हैं राज्यों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान समझ में आ गया, केंद्र और राज्य, ठीक है। केंद्र में क्या होता है, अधिकतम सदस्य 15 है, वो 15% हो सकते हैं, न्यूनतम का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, लोग विधानसभा के 15%, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12। इसके अलावा एक होते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये कितने होते हैं, विधानसभा के 10%। कितने होते हैं, यहाँ रेशियो कितना है, 10%, यहाँ पर कितना है, 15-15%। तो ये समझ में आ गया। ये लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2004 को, ठीक है, 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुआ था। तो 91वां संविधान संशोधन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ, 75(1) के में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य कितनी होगी, 15%, ठीक है। ये समझ में आ गया। लागू कब, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ठीक है, 1 जनवरी 2004 को यह लागू हुआ, ये बात हमने देख लिया। उसके बाद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो निकाल लेना, ठीक है। 552 थे पहले, अब कितने हैं, 550 है, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं सदस्य, लोकसभा में 545, ठीक है। उसमें से 2 निकालो, कितने बच गए, 543, ठीक है। तो उसका निकाल लेना 15%। उसके बाद में केंद्रीय स्तर पर कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है, ठीक है, न्यूनतम निर्धारित नहीं किया गया, मैंने बता दिया। लेकिन छोटे राज्यों में कम से कम कितने होने चाहिए, 12। छोटे राज्यों में कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, बाकी कोई न्यूनतम एरिया फिक्स नहीं है, ठीक है। ये राजस्थान का हो गया। उसके बाद में 75(1) में क्या लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य हो जाता है तो उसको जो है मंत्री नहीं बनाया जा सकता, वह मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। 12वीं जो 10वीं अनुसूची है, अपनी जो अनुसूची है 10वीं अनुसूची संविधान में, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है दल बदल से, ठीक है। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता के लिए, ताकि जो सदस्य हैं उनको दल बदल के लिए रोका जा सके, ठीक है। वो क्या करते हैं, दल बदलते रहते हैं, कभी इस सरकार को समर्थन दिया, कभी उस सरकार को दिया, तो उसको रोकने के लिए दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसलिए दल बदल के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसको जो है वो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य घोषित हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ, 75(1) में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75(2) की। 75(2) में ये लिखा हुआ है कि मंत्री, तो मंत्री का कार्यकाल क्या होगा, तो मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऐसे हमने प्रधानमंत्री में देखा था, ठीक है। क्योंकि मंत्री परिषद, तो ठीक है, मंत्री परिषद का हो गया। उसके बाद में इसमें क्या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो मंत्री परिषद के, केंद्रीय मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व देखेंगे, तो उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है और कोई विधित उत्तरदायित्व नहीं, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है उसका सिद्धांत कहाँ पर है, आर्टिकल 75(2) में, ठीक है। मंत्री परिषद के सदस्य के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 75(3) में इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा जो है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के। और जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के, ठीक है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। भले ही वो जो मंत्री है मंत्री परिषद में, भले ही वो राज्यसभा से हो, भले ही वो लोकसभा से हो, उन दोनों को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ, 75(3) में। 75(4) की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ, मंत्रियों की शपथ, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को शपथ दिलाता है। और तीसरी अनुसूची के अनुसार, ठीक है, हमारे संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हैं। और तीसरी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है, 75(4) में। उसके बाद 75(5) की अगर हम बात करें तो यदि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, यदि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो वो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, फिर भी उसको जो है 6 माह तक मंत्री पद दिया जा सकता है, 6 माह तक उसको मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि उसे 6 माह के अंदर अंदर
किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको प्रणब मुखर्जी का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री संसद के किसी भी सदन के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अपने कल हमने जब प्रधानमंत्री पढ़ा था, ठीक है, तो प्रधानमंत्री में हमने ये देखा था कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकता है अपने यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर वो जो लोअर हाउस है, ठीक है, वहीं से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री संसद के किसी भी सदन से बनाए जा सकते हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री व मंत्री बनाया जा सकता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। अगर 6 माह के अंदर अंदर उसने किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करी है तो उसको जो है अपने मंत्री पद से जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात कहाँ हुई थी? तो SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा 1997 में। ठीक है, ये केस को ध्यान रखना है कि SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा, ये केस कब हुआ था? 1997 में। डेट दोनों ये आपको याद रखनी है, नाम भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक तरफ तो ये जो वाद हैं, ठीक है, ये केस लिखे होते हैं, एक तरफ इनका ईयर लिखा होता है और वो मैच करवाते हैं कि ये जो वाद है वो कौन से ईयर का है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा 1997 में। ठीक है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हमने पहले देख ली थी। इस समय अवधि में उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा जो है उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद SR चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद 2001, जब उस सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को जो है 6 माह के लिए मुख्यमंत्री मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया? 6 माह के लिए मंत्री बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसको हटा दिया गया, फिर वापस से 6 माह के लिए बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से 6 माह के लिए बना दिया, तो ऐसे तो पूरा कार्यकाल पूरा कर लेगा 5 साल का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में SR चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया तो उसको जो है दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है और उसको एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है तो दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा राज्यसभा का सदन का सदस्य नहीं है, और फिर भी उसको मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तो उसको दोबारा जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी हमने पढ़ ली थी 75(1) में। ठीक है, तो ये रिपीट हो रही हैं बातें और ये बातें इंपॉर्टेंट भी हैं, तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, ये जरूर याद रखना, SR चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद 2001 में और SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा 1997 में, दोनों याद रखना। उसके बाद में कार्यकाल की बात करें तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, इसमें कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एक तो हम कार्यकाल देख सकते हैं मंत्रिपरिषद का, ठीक है, और दूसरा हम कार्यकाल देख सकते हैं मंत्री का। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की बात करें तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त है मंत्रिपरिषद को तो मंत्रिपरिषद जो है कार्यकाल बना रहेगा। ठीक है, और दूसरा, अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो है बर्खास्त कर दी जाती है, इसको इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरी बात मंत्रियों की करें तो मंत्री का हमने पढ़ा था आर्टिकल 75(2) में, ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। कौन? मंत्री। ठीक है, तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, जब चाहे जो है राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। कार्यकाल तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, मंत्रिपरिषद तब तक ही अपने पद पर रह सकती है जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, व्यक्तिगत मंत्री जो व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री या उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति को शिकायत कर सकता है, सिफारिश कर सकता है और जो है मंत्री को हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 75(6) की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है वेतन भत्ते, मंत्रियों के वेतन भत्ते। ठीक है, तो मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। ठीक है,
एक मंत्री एक संसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन भत्ते, मतलब जो सांसद ही तो होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो सांसद होते हैं, तो सांसद को जो वेतन भत्ता दिया जाता है वही वेतन भत्ते एक मंत्री को भी दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं आर्टिकल 77। ठीक है, आर्टिकल 74 देख लिया हमने। ठीक है, आर्टिकल 75 देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 77 की। तो 77 में ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार के जो कार्य हैं उनका संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उस इस तरीके से किया जाएगा, इस विधि से किया जाएगा कि उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो। ठीक है, तो दोनों बात हमने देख ली, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा और उसमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 77(3), इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक करने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य का आवंटन कर सकता है। तो कार्य का आवंटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा आएगा कि प्रधानमंत्री कार्य का आवंटन करता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहाँ पे कार्य का आवंटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन विभागों का आवंटन या विभागों का फेरबदल कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्य का आवंटन कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति ने फिर एक नियम बनाया, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। इसके तहत इन्होंने कहा कि भाई मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित भारत सरकार का जो भी कार्य है वो सब प्रधानमंत्री को आवंटित किए हुए समझे जाएंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह से एक मंत्री के भार में, ठीक है, या फिर उसके जो जिम्मेदारी है उसको अधिक विभाग सौंपे जा सकते हैं, कम भी सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, एक मंत्री को एक से अधिक विभाग भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से किसी मंत्री को उक्त उप नियमों के अधीन कार्य आवंटित करने के संबंध में अन्य मंत्री या उपमंत्री उन कार्यों का पालन करने के लिए जो उसे सौंपा जाए सहयुक्त कर सकता है। मतलब दो लोगों को एक काम सौंपा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 78 में क्या लिखे हुए हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, आर्टिकल 78 में क्या लिखे हुए हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये हमने राष्ट्रपति पढ़ा तब भी पढ़ा था 78, उसके बाद में हमने जब प्रधानमंत्री पढ़ा तो भी हमने 78 पढ़ा था, अब हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी पढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो यह आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के 3 कार्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन या विधि निर्माण के संदर्भ में सभी निर्णय किसको बताएगा? राष्ट्रपति को बताएगा। 78(1) में तो क्या लिखा हुआ है कि खुद ही बता देगा जाकर के। 78(2) में लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति सूचना मांगे, ठीक है, किससे संबंध में? प्रशासन संबंधी या विधि निर्माण संबंधी सूचना मांगे तो उसको सूचित करना पड़ेगा प्रधानमंत्री के द्वारा। तीसरा यह है कि किसी मंत्री ने निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद जो है उस पर विचार विमर्श नहीं कर रही है, तो जो है वो राष्ट्रपति को कह सकता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह सकता है कि इस पर जो है विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 88, इसमें लिखा हुआ संसद में मंत्रियों के अधिकार। ठीक है, सदन में मंत्रियों के क्या अधिकार हैं? तो इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो जो मंत्री हैं वो जिस भी सदन के सदस्य हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? मंत्री जो है वो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, इनमें बैठ सकते हैं। ठीक है, सदन में भाग भी ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मतदान कहाँ कर सकते हैं? जिस सदन के वो सदस्य हैं केवल वहीं पर मतदान कर सकते हैं, बाकी केवल उन जो समितियां हैं, जो कार्य हैं, उनमें केवल भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मंत्रियों के अधिकार हैं। प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है और संसदीय समितियों में भी भाग ले सदस्य बनाया जा सकता है उसको। ठीक है, उसके बाद लेकिन एक मंत्री जो संसदीय किसी सदन का सदस्य दूसरे सदनी कार्रवाई में भाग लेने का और बोलने का अधिकार है, परंतु सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो मत कहाँ देगा? जिस सदन का वो सदस्य है। ठीक है, उसके बाद में मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद की संरचना की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में 3 तरह के क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे कौन से होते हैं? राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री 2 तरीके के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। इसके अलावा संसदीय सचिव, उप प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनमें अंतर किस आधार पे होता है? जिनके पदक्रम के आधार पे।
वेतन के आधार पे और इनके राजनीतिक महत्व के आधार पे, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की, ठीक है। 3 तरह के मंत्री देखें, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कौन सा देखा है, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री का क्या कार्य होता है, ठीक है, और कैबिनेट मंत्री क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो 3 चीज़ें हम देख लेते हैं। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामले जैसे रक्षा है, गृह है, वित्त है, सचिव है और अन्य मंत्रालय है, ये कौन संभालता है, कैबिनेट मंत्री संभालता है। मतलब महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं सरकार के वो कौन संभालते हैं, कैबिनेट मंत्री संभालते हैं, ठीक है। ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 352 में जोड़ा गया था। उसमें क्या होते हैं, 20-30 मंत्री होते हैं, ठीक है। तो उसके सदस्य कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इसकी बैठकों में ये सभी कैबिनेट की बैठकों में भाग भी लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है राज्य मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र प्रभार और एक होता है राज्य मंत्री। अब हम बात करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, ठीक है, तो ये अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह स्वतंत्र रूप से संभालते हैं, ठीक है। हालांकि वे कैबिनेट के मंत्री नहीं होते हैं, कैबिनेट के मंत्री नहीं होते राज्य ये स्वतंत्र प्रभार वाले, लेकिन इनको जो विभाग दिया जाता है उसमें ये स्वतंत्र होते हैं कैबिनेट मंत्री की तरह, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट की सभी बैठकों में भाग नहीं लेते, कोई विशेष बैठक में जब इनकी आवश्यकता होती है, जब इनको बुलाया जाता है तभी जो है ये बैठकों में भाग लेते हैं। कौन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तब बैठक में भाग नहीं लेते हैं ये तब तक उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें राज्य मंत्री की, ठीक है, तो राज्य मंत्री के बारे में ये कैबिनेट अथवा कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जाता है, ठीक है। या तो कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है उनके पास विभाग होते हैं, महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी सहायता के लिए, ठीक है, उनके विभागों को संभालने के लिए, उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री जो है क्या करते हैं, कैबिनेट के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। सहयोग के मामलों में कैबिनेट मंत्री मंत्रालय के विभागों का प्रभार इनको दिया जा सकता है, ठीक है। कोई विभाग से संबंधित विशेष कार्य इनको सौंपा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों मामलों में, ठीक है, मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य भी सौंपा जा सकता है। ये दोनों मामले में करते क्या है, जो कैबिनेट मंत्री होता है उसकी देख रेख में काम करते हैं, उसकी सलाह से कार्य करते हैं और जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी पर, किसकी जिम्मेदारी पर, कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी रहती है। ये केवल उसकी देख रेख करते हैं, उसको सलाह मशवरा देते हैं, ठीक है। राज्य मंत्री, ठीक है। अब हमने देख लिया कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री देख लिए। अब हम बात करते हैं उप मंत्री की, ठीक है। तो उप मंत्री जो होते हैं, ये जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पे हमने पढ़े और जो राज्य मंत्री पढ़े, उनके प्रशासनिक और राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, किनको, उप मंत्री को, ठीक है। ना तो ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ना इनको बुलाया जाता है, ना कोई विभाग दिया जाता है। ये क्या होते हैं, केवल सहयोगी होते हैं, इनकी सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्री की और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, ठीक है। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। तो हमने देख लिया क्या, हमने अभी बात करी है किसकी, संरचना की। संरचना में हमने देखा है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। इसके अलावा होते हैं संसदीय सचिव, ठीक है। संसदीय सचिव जो होते हैं ये मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इनके पास कोई विभाग नहीं होता है, ठीक है। ये वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। कोई युवा सांसद होते हैं, उनको कार्य सीखने के लिए या फिर उनको जो है खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री या उप मंत्री उनके सहयोग के लिए जो है संसदीय सचिवों को नियुक्त कर देते हैं। हालांकि 1967 के बाद जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी, ठीक है, उस समय में एक बार इनका विस्तार किया गया था, नियुक्त किया गया था। उसके बाद किसी को भी संसदीय जो सचिव है वो नियुक्त नहीं किया गया है। कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है। कल हमने उप प्रधानमंत्री पढ़ा था, तब हमने देखा था कि उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अब है मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मंत्रियों के उत्तरदायित्व 3 प्रकार के होते हैं, सामूहिक, व्यक्तिगत और कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, ठीक है। 3 उत्तरदायित्व होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, जैसे मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद एक समूह है, एक टीम है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद क्या करती है, एक टीम के रूप में कार्य करती है। अगर किसी मंत्री से कोई गलती होती है, कोई मंत्री से कोई निर्णय लिया जाता है, प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, ठीक है, तो इसके लिए फिर
जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी रहेगी, ठीक है। प्रत्येक मंत्री अगर उसको कोई क्रेडिट मिलता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई गलती होती है तो प्रत्येक मंत्री को जो है उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, ठीक है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। वे एक दल मतलब एक टीम की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, और समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर किसी मंत्री के खिलाफ या मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, न कि एक मंत्री को, ठीक है। तो ये क्या है, उनका सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, भले ही वो राज्यसभा के मंत्री हो भले ही लोकसभा के मंत्री हो, उनको क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन का जनमत निष्ठापूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है और नए चुनाव की मांग करता है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ये तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है राष्ट्रपति को कि भाई जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा को विघटित करने को कह सकता है, वो भंग करने की सलाह दे सकता है, लेकिन ऐसी कोई मंत्रिपरिषद जो विश्वास मत खो चुकी है या फिर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मंत्रिमंडल के निर्णय, ठीक है। मंत्रिमंडल के निर्णय जो है, मंत्रिमंडल का मतलब है आर्टिकल 352 में जो संविधान संशोधन के द्वारा एक मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था जिसमें 20-30 महत्वपूर्ण जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, उसके जो निर्णय है वो सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। अन्य जो मंत्री होते हैं, जैसे उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्या बाध्यकारी होते हैं, भले ही वह मंत्रिमंडल की, भले ही उनको बुलाया नहीं हो, ठीक है। जैसे जो मंत्रिमंडल होता है उसमें कितने एक मंत्री होते हैं, 20 से 30 मंत्री होते हैं, और उन्होंने निर्णय ले लिया, जबकि मंत्रिपरिषद में कितने होते हैं, लगभग 70-80 मंत्री होते हैं, ठीक है। कितने मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, लेकिन निर्णय किसने लिया, 20 से 30 लोगों ने, ठीक है। इनको बुलाया तक नहीं। कैबिनेट, अभी अभी हमने देखा कि कैबिनेट की जो बैठक होती है, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, उसमें केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री इनको तो बुलाते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने मिलकर कोई निर्णय लिया, अब उन्होंने जो निर्णय ले लिया वो इनके लिए लागू है। जो अन्य मंत्री हैं, ठीक है, उनका काम उसको लागू करना, भले ही वो उससे सहमत नहीं हो, उसका प्रचार करना पड़ेगा, उसके लिए सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार उसके विरुद्ध हो किसी व्यक्ति के, ठीक है, सभी मंत्रियों का एक कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने और संसद के भीतर और बाहर क्या करे, उसका समर्थन करे। भले ही आप मंत्री हो और भले ही आप मंत्रिमंडल के जो निर्णय हैं उनसे समर्थन नहीं करते आप, ठीक है, आप उनसे सहमत नहीं हो, आपको पता है ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मंत्री परिषद में शामिल हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सदन के बाहर और भीतर उसका क्या करना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो यदि कोई मंत्री अगर आप सहमत नहीं हो, उस बात से असहमत हो, ठीक है, और उसके लिए तैयार नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। तो 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री हैं। यह आपको ध्यान रखना है, मैंने कल भी देखा था, ठीक है, जब प्रधानमंत्री पढ़ा था। इसके बाद केसी नियोगी व जॉन मथाई ने दिया था। 1953 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद के चलते त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर CD देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर त्यागपत्र दिया था। आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला अधिनियम पर 1986 के विरोध में त्यागपत्र दिया था। ये सभी मंत्री थे, लेकिन ये मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। व्यक्तिगत जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है उनको कभी भी हटा सकता है, ठीक है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, तो राष्ट्रपति उनको किसी भी समय हटा सकता है, ठीक है। अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, ठीक है,
तो जो है राष्ट्रपति उनको नहीं हटा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति जो है अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद मतलब उसका हेड कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है, उसको नहीं हटा सकता। हमने क्या देखा था, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली में ये कहा गया है कि भाई लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा मतलब लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है, ठीक है। तो जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो उसको जो है नहीं हटाया जा सकता, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर वो बर्खास्त कर दिया गया है, फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या फिर उसको बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या किया जाएगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मंत्री है अगर उसको विश्वास मत प्राप्त है, भले ही उसको क्या है, विश्वास प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा में, लेकिन मंत्री को फिर भी राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को तो हटा सकता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति मंत्री को तो हटा सकता है, ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता अगर उसको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। विचारों में मतभेद के कारण, ठीक है, या मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को सिद्ध करने के लिए कर सकता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय लिया है और अगर कोई मंत्री नहीं मान रहा उसकी बात, ठीक है, उसके निर्णय का समर्थन नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री उसको जो है राष्ट्रपति को बोल करके उसको हटवा सकता है, ठीक है, उसको बर्खास्त करवा सकता है। उसके बाद है कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, ठीक है। इसको हम समझते हैं ब्रिटेन से तुलना करके, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि अगर राजा कोई आदेश देता है, कोई सार्वजनिक घोषणा करता है, ठीक है, कोई सार्वजनिक घोषणा करता है राजा, तो उसके नीचे क्या है, यहाँ पर मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और उस घोषणा में अगर कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, इसने यहाँ पे साइन किए हैं, साइन किसके होते हैं, मंत्री के, ठीक है। तो जब न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा तो कौन उपस्थित होगा, मंत्री उपस्थित होगा, राजा का कोई उसमें उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ब्रिटेन में एक कहावत है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है, ठीक है, क्या नहीं दी गई है और कब दी गई है, क्यों दी गई है, आर्टिकल 74(2) ये कहता है कि इसकी जांच जो है नहीं की जा सकती है, न्यायालय क्षेत्र से बाहर है, न्यायालय क्षेत्र से परे है, कौन, आर्टिकल 74(2), ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है, ठीक है, उसको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है उसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है, राजा पर नहीं होता, किस पर होता है, मंत्री पे, क्योंकि साइन किसने किए, मंत्री ने, और मंत्री को ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। तो ब्रिटेन में ये मुहावरा विधिक रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर न्यायालय में मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के जांच जो है वो न्यायालय क्षेत्र से बाहर है, हमने देखा था आर्टिकल 74(2), ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व। इससे पहले मंत्रिपरिषद की संरचना हमने देख ली, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व देख लिया, उससे पहले जो मंत्रिपरिषद है उसके संवैधानिक स्थिति भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की भूमिका, मंत्रिमंडल की भूमिका, ठीक है। यह हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है। सारे निर्णय कौन लेता है, मंत्रिमंडल ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक है। तो जो 20-30 मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है, वही सारे निर्णय लेता है, वही सारी नीतियाँ बनाता है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है, ठीक है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है, सभी विभागों में समन्वय करना, यह काम भी किसका है, मंत्रिमंडल का है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है, ठीक है, ये तो पता ही है, इसका परामर्श उसके लिए बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन स्थितियों में आपातकालीन स्थितियों में इनसे जो मुसीबत होती है उनसे निपटती है। यह उच्चतम स्तर पर
ये जो है उच्चतम स्तर पर संवैधानिक अधिकारियों और सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। ये विदेश नीतियों और विदेश मामलों को देखती है। इसलिए रेमजे म्योर ने क्या कहा है कि राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग होती है गाड़ी में, वो किसके हाथ में है? मंत्रिपरिषद के हाथ में है। लोवेल कहते हैं कि कैबिनेट जो है वो राजनीतिक वास्तु का आधार है। कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। सर जॉन मेरियट कहते हैं कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी जो है घूमती है। ग्लेड, ये कथन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है कथन का जरूर पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा है और किसके बारे में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ग्लेड स्टोन ने कहा है कि कैबिनेट सूर्य के समान है और जिसके चारों ओर अन्य निकाय, अन्य सभी विभाग जो है कर्मचारी क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण कर रहे हैं। बारकर कहते हैं कि कैबिनेट नीतियों का क्या है? चुंबक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद ये एक बड़ा निकाय है, इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कितने होते हैं? 15 से 20 मंत्री होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 15 से 20 मंत्री, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ हैं, अब ये भी हमने देखी थी, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। जबकि यहाँ पर केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, ठीक है। केवल कौन भाग लेता है? कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। देखो, अगर ये पूरा क्या है? कैबिनेट मंत्रिपरिषद है, तो कैबिनेट क्या है? मंत्रिमंडल क्या है? केवल इतना है। इसमें केवल क्या है? भाग कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, ठीक है। यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे मंत्री होते हैं, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है वो एक साथ बैठक करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा निकाय होता है और ये सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, किसको? मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद को जो है सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन कागजों में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपने हमारे भारत का क्या है? राष्ट्र प्रमुख है, ठीक है। लेकिन उसको सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ भी हम पढ़ के आए हैं सारी, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पर है? कागजों में। ऐसे ही मंत्रिपरिषद को जितनी भी शक्तियाँ प्राप्त हैं वो सारी किस में है? कागजों में, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ का प्रयोग करता है वो करता है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल। वैसे ही करता है जैसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। उसके बाद इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। भाई मंत्रिपरिषद क्या कार्य करेगी क्या नहीं करेगी ये कौन डिसाइड करता है? मंत्रिमंडल डिसाइड करता है, ठीक है। जबकि यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद पे होती है, ठीक है। और वो सब के लिए बाध्यकारी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि भाई मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय ले लिए गए हैं उनको समर्थन करना पड़ेगा सदन के बाहर भी भीतर भी, किसके द्वारा? अन्य मंत्रियों के द्वारा। अगर वो सहमत नहीं है इससे तो उनको क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा यह मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करती है। मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू कौन करता है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? अपने निर्णयों को अनुपालन की देख रेख करती है कि वह सही तरीके से लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक बड़ा अंतर है इन दोनों में वो है कि जो मंत्रिपरिषद है वो एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। और इसका वर्णन कहाँ अभी हम देखे थे? कौन से आर्टिकल में? 74 में और 75 में इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसका आकार डिसाइड किया गया है किसके द्वारा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित, आकार संविधान में वर्णित नहीं है। किसके द्वारा किया गया है? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा फिक्स किया गया है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इससे विधायी मंजूरी प्राप्त है, अतः वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया है। चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए, इसमें उपमंत्री भी शामिल है। उपमंत्री भी क्या है? मंत्रिपरिषद का
सदस्य है। ठीक है, भले इसको कोई काम दिया नहीं गया है, ये केवल एक सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, मंत्रिपरिषद का सदस्य है। और मंत्रिमंडल में क्या है, तो इसे ये भी संवैधानिक संस्था है। कैसे है, अनुच्छेद 352 में, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं थी। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि मंत्रिमंडल शब्द जो है, या जो मंत्रिमंडल है, वो मूलतः संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। इसको बाद में जोड़ा गया था। इस शब्द को कब जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो और वहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 74 में लिखा हुआ है, और वहाँ लिख दिया जाएगा मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करेगा। ठीक है, आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको क्या मानना है, मंत्रिपरिषद पे। ठीक है, केवल एक ही बार मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है वहाँ पे, कि जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल लगाते समय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर क्या करेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह की गई है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद, ठीक है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों, जबकि मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री सम्मिलित हैं, और कैबिनेट में क्या व्याख्या के जो मंत्रिमंडल है उसकी क्या परिभाषा लिखी गई है 352 में, प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है केवल, इसके कार्यों व शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों में हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, तो ये जरूर आपको याद रखना है कि जो मंत्रिमंडल जो शब्द है वो 352 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आंसर में यही कन्फ्यूजन जो क्वेश्चन आएगा उसमें यही कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद की जगह मंत्रिमंडल लिखा जाएगा और मंत्रिमंडल की जगह मंत्रिपरिषद लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, जहाँ पर मंत्रिपरिषद की जगह मंत्रिमंडल लिख दिया गया, बाकी पूरा सारे कथन सही हैं, केवल एक छोटी सी गलती थी कि मंत्रिमंडल लिखा हुआ था, जबकि मंत्रिमंडल जो है बाद में जोड़ा गया है। यस, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 75(3) में। जबकि मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी लागू करती है कौन, मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है चीज़ लागू करती है, वो ध्यान रखती है कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहे, लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने उपराष्ट्रपति देख लिया। ठीक है, इससे पहले हम उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री देख लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देख लिया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और इसके अलावा उप प्रधानमंत्री भी देख लिया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे किसकी, संविधान की विशेषताओं की और संसद की। ठीक है।